अगर कोई चीज बिल्कुल असली जैसी दिखे, स्वाद भी लगभग वैसा ही हो, लेकिन उसकी सामग्री अलग हो, तो क्या उसे उसी नाम से बेचना सही होगा? और अगर ग्राहक को पता ही ना हो कि वह असली चीज खरीद रहा है या उसका सस्ता सब्स्टिट्यूट, तो यह सिर्फ मिलावट का मामला है या कंज्यूमर राइट का भी? महाराष्ट्र सरकार ने फेक एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडार, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाई है। यह कार्रवाई फूड सेफ्टी कमिश्नर के निर्देश के तहत की जा रही है। यह विषय केवल पनीर तक सीमित नहीं है, इसके पीछे फूड सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोडक्शन, फेयर कंपटीशन और गुड गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। यानी इन मुद्दों से ये जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि समाचार क्या है, यानी खबर क्या है। तो महाराष्ट्र की स्थिति के अनुसार फेक एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडार, परिवहन, बिक्री, इन जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कार्यवाही फूड सेफ्टी कमिश्नर के निर्देश पर किया जा रहा है। यह कदम लंबे समय से चल रही फूड अडल्ट्रेशन क्रैकडाउन के बाद आया है। इसके पीछे एक बड़ी समस्या थी, जैसे कि सस्ता विकल्प, गलत लेबलिंग और उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को धोखा। यानी सरकार का फोकस है केवल फूड प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि कंज्यूमर को सही जानकारी देने का। अब समझते हैं कि अब समझते हैं कि एनालॉग पनीर क्या है, यानी यह क्या होता है। तो सबसे पहले रियल पनीर और एनालॉग पनीर के बारे में जानते हैं। रियल पनीर क्या होता है? ये दूध आधारित होता है और पारंपरिक डेयरी प्रोडक्ट होता है, यानी ये एक मिल्क बेस्ड ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है। जबकि वहीं पे एनालॉग पनीर जो होता है वो एक डेयरी के इंग्रेडिएंट की जगह वेजिटेबल फैट ऑयल, स्टार्च, एमल्सिफायर जैसे इंग्रेडिएंट का उपयोग किया जाता है। समस्या तब गंभीर होती है जब इसे असली पनीर के नाम पर बेचा जाता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोडक्ट की सही पहचान को छिपाना। अब सवाल है कि सरकार इसे इतने गंभीर मुद्दा क्यों मान रही है, यानी इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रही है। तो इसके पीछे तीन डायमेंशन है, यानी फूड फ्रॉड के पीछे तीन डायमेंशन छिपा हुआ है, जैसे कि हेल्थ, कंज्यूमर राइट्स और फेयर कंपटीशन। बात करें अगर हेल्थ की, तो यदि घटिया या अनऑथराइज्ड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कंज्यूमर की हेल्थ पर रिस्क हो सकता है। ग्राहक को यह जानने का अधिकार है कि वह वास्तव में खरीद क्या रहा है। जबकि तीसरा ये है कि यदि कोई बिजनेस सस्ता सब्स्टिट्यूट बनाकर उसे असली पनीर के रूप में बेचता है, तो जेन्युइन डेयरी प्रोड्यूसर पर भी दबाव पड़ता है। इसीलिए कोर इशू सिर्फ मिलावट नहीं है, बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन की भी समस्या है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में ने इसे सीधे बैन की दिशा में कदम नहीं उठाया, यानी इसे पूरी तरीके से बैन नहीं किया है। बैन से पहले डिस्क्लोज किया है, यानी 2026 में रेस्टोरेंट, होटल्स, कैटर, फास्ट फूड आउटलेट्स को एनालॉग और एनालॉग चीज के उपयोग की मेन्यू, बिल, डिस्प्ले बोर्ड पर जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब पॉलिसी का अप्रोच बदल करके डिस्क्लोजर, रेगुलेशन और बैन हो गया है। यानी नीति का रुख हुआ है ट्रांसपेरेंसी से इन्फोर्समेंट की ओर। अब आते हैं लीगल फ्रेमवर्क पर। तो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड बिजनेस ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो कंज्यूमर को सेफ एंड कंप्लीट फूड प्रोवाइड कराए। गलत नाम या गलत लेबलिंग गंभीर वॉयलेशन माना जा सकता है। एफसीआई ने स्पष्ट किया है कि चीज एनालॉग को पनीर के रूप में बेचना गंभीर वॉयलेशन है। महाराष्ट्र में इसे उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब सरकार की ग्राउंड लेवल पर क्या काम करेगी, उस पर बात करते हैं।
तो ये 4 स्टेप इन्फोर्समेंट मॉडल है जिसमें रेट, सैंपल, लैब टेस्ट और पेनल्टी शामिल है। फेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर कार्रवाई की जाएगी, सैंपल की टेस्टिंग होगी, अनसेफ और नॉन कंप्लेंट प्रोडक्ट्स पर सीज कर दिया जाएगा। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी जिसका लक्ष्य होगा कि फूड मार्केट में ट्रस्ट रिस्टोर करना। कंज्यूमर एंगल से अगर हम बात करें तो यह अब इसे पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कंज्यूमर, यानी फूड फ्रॉड के पीछे सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर को होता है। तो कंज्यूमर को क्या अधिकार है? तो ग्राहक को मिलना चाहिए सही लेबल, सही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सेफ फूड, क्योंकि इन्फॉर्म चॉइस कंज्यूमर ही सही चॉइस कर सकता है, यानी इन्फॉर्म चॉइस। और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सस्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। दिखने में समान होने का मतलब गुणवत्ता में समान होना नहीं है। अब इसे डेयरी सेक्टर और इकोनॉमिक पर क्या असर होगा इसे समझते हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि जेन्युइन डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन, डेयरी फार्मर्स को बेहतर मार्केट, फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक चैलेंज भी है, जैसे कि इसका असर चीप अल्टरनेटिव्स बंद होने से फूड बिजनेस की लागत बढ़ सकती है। पनीर बेस्ड फूड की कीमत पर असर संभव है। इसीलिए सरकार को बैलेंस बनाना होगा कि कंज्यूमर सेफ्टी प्लस अफोर्डेबल फूड। अब इस खबर को केवल पनीर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। पनीर सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यानी पनीर एक उदाहरण की तरह है। भारत में और भी चुनौतियां हैं। भारत में फूड अडल्ट्रेशन की चुनौतियां कई क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, जैसे कि मिल्क, पनीर, ऑयल, स्पाइसेस, स्वीट्स एंड पैक्ड फूड। इसीलिए हमें केवल घटना होने के बाद रिएक्टिव रेट्स नहीं करनी चाहिए। हमें जरूरत है रिएक्टिव रेट्स नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव रेगुलेशन, यानी रेगुलर टेस्टिंग, ट्रेसेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरीज, डिजिटल इंस्पेक्शन और कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर हम इसको यूपीएससी गवर्नेंस एंगल से देखें तो गुड गवर्नेंस के 4 पिलर्स हैं: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्फोर्समेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक से भी देखते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 20 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी इस बॉर्डर इंटरप्रिटेशन में फूड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ को क्वालिटी ऑफ लाइफ में जोड़ा जा सकता है। इसीलिए फूड सेफ्टी केवल रेगुलेटरी इशू नहीं है, बल्कि सिटीजन वेलफेयर का हिस्सा है। हम अगर समाधान के बारे में बात करें तो पहला है स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, हर जिले में मौजूद फूड लैब, ट्रेसेबिलिटी, फार्म, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट और कंज्यूमर। तीसरा है क्लियर लेबलिंग, डेयरी या एनालॉग स्पष्ट, टेक्नोलॉजी, एआई, रैपिड टेस्टिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और अवेयरनेस क्या है कि कंज्यूमर को पहचान और शिकायत की जानकारी। यानी कंज्यूमर को यह पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे पहचानना है
और कंप्लेंट कहाँ करनी है। बात अगर कंक्लूजन की करें तो खाद्य सुरक्षा केवल स्वाद का नहीं, विश्वास का सवाल है। महाराष्ट्र का कदम सिर्फ पनीर का पर कार्रवाई नहीं बल्कि फूड इंग्रिटी कंज्यूमर ट्रस्ट को मजबूत करने की दिशा में कदम है। यानी यह केवल पनीर पर कार्यवाही नहीं है, यह हमें एक बड़े मुद्दे की ओर ध्यान दिलाता है कि फूड इंग्रिटी और कंज्यूमर ट्रस्ट। किसी भी फूड मार्केट में केवल प्रोडक्ट की कीमत महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी क्वालिटी, सेफ्टी और लेबलिंग और साथ ही कंज्यूमर का ट्रस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर सरकार प्रिवेंटिव रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और अवेयरनेस को मजबूत करती है तो फूड अडल्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। खाने की चीजों में मिलावट केवल स्वाद से समझौता नहीं है, यह स्वास्थ्य और विश्वास दोनों से समझौता है। इसीलिए याद रखिए, फूड सेफ्टी केवल सुरक्षित रखना सुनिश्चित नहीं करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को यह भरोसा देना है कि उसे सामने लिखा है वही उसकी प्लेट में है, यानी जो उसे दिया जा रहा है वही उसके लेबलिंग पर है। धन्यवाद।